बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना बीएस मैथ का लेक्चर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड पे है। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्पीड किस चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारे पास किसी भी कंटेनर में अगर लार्ज नंबर ऑफ़ गैस पार्टिकल्स हों तो आप लोगों को पता है कि वो कभी भी स्टे में नहीं होते, बल्कि वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो हम लोग बेसिकली उन्हीं मॉलिक्यूल्स की स्पीड की बात करेंगे विच इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर स्पीड। और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, इसका क्या मतलब होगा कि ओवरऑल गैस में अगर 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन सब की स्पीड की डिस्ट्रीब्यूशन उस क्यूबिकल बॉक्स में क्या होती है। तो इसके लिए 3 हमारे पास मेजर थिंकिंग है। सबसे पहले ये कि हमारे पास द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड इज़ गिवन बाय द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। इसे आप लोग नॉर्मली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और साइंटिस्ट के नेम पर हम लोगों ने इसका नाम रखा हुआ है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। Second one, the distribution of the components of molecular speed are described by a Gaussian distribution। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में गॉसियन सरफेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम लोग इसके जो कंपोनेंट्स है मॉलिक्यूलर स्पीड के, उसे हम लोग एज अ गॉसियन सरफेस या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हैं। और उसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलियन, के इन मॉलिक्यूल्स की आपस में जो कोलियन हो रही होती है, उस कोलियन में इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका क्या इफेक्ट हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर उसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अगर हम लोग एक क्यूब बॉक्स लेते हैं, उस क्यूब बॉक्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ गैस पार्टिकल्स होते हैं, और गैस पार्टिकल्स की जो मोशन है वो रैपिड मोशन भी कहलाती है, विच इज़ आल्सो इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो तमाम के तमाम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ईच पार्टिकल हैज़ डिफरेंट स्पीड एंड ईच कोलियन बिटवीन पार्टिकल्स चेंज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। कि हर एक पार्टिकल की जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है, और कोलियन की वजह से हर एक पार्टिकल हर एक सेकंड में, हर एक लम्हे के अंदर, हर एक इंस्टेंट के अंदर अपनी जो स्पीड है उसको वो चेंज कर रहा होता है। और इसलिए बात है, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो कोलियन की वजह से उसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो गैस की इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करने के लिए हम लोग एक वेलोसिटी की बात नहीं करते, बल्कि हम लोग मैनी वेलोसिटीज़ की यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। अगर मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर का। कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ कि जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं हमारे पास मोशन बढ़ रही होती है, टेम्परेचर को कम करने से मोशन कम हो रही होती है। और टेम्परेचर के कम होने का मतलब ये भी है कि सपोज आप लोगों ने एक हाई टेम्परेचर दिया है, कुछ देर के बाद आप लोग टेम्परेचर देना बंद कर देंगे तो कोलियन की वजह से एनर्जी वेस्ट हो रही होगी, तो ऑटोमेटिकली इसका टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, पहले से कम हो रहा होगा। तो टेम्परेचर के कम होने की वजह से उसकी जो मॉलिक्यूलर स्पीड है वो भी क्या हो रही होती है, कम हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं, इन द केस ऑफ अ गैस दिस मोशन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन जंप्स हुज लेंथ आर क्वाइट ग्रेटर कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो जब मॉलिक्यूल्स जंप कर रहे होते हैं तो हमारे पास उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी डायमेंशन है वो मॉलिक्यूलर स्पीड से इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, द ट्रैजेक्टरी ऑफ एन इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ इंटरप्टेड बाय द कोलियन। ऑब्वियसली बात है कि जो भी मॉलिक्यूल का पाथ होगा वो ड्यू टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली वो स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रहा होगा। और लाजमी नहीं है कि वो कोलियन स्ट्रेट लाइन में हो, बल्कि वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अगर हम लोग उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की बात कर रहे हैं तो क्या हर एक कोलियन में उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होगी, तो बेसिकली वाकई उनकी हर एक कोलियन में काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होती है। लेकिन अगर हम लोग इलास्टिक कोलियन की बात करते हैं तो इलास्टिक कोलियन में उनकी जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होती।
अब वो कहता है कि सपोज हमारे पास एक क्यूब बॉक्स है, हम लोगों ने उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को डाल दिया, हम लोगों ने उनकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी 0 है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स का जिनकी एवरेज वेलोसिटी, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास पाए जाते हैं जिनकी जो वेलोसिटी है वो वेरी वेरी हाई होगी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूल्स जब भी कोलिजन करेंगे, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वी माइट बी टेम्परेट टू डिफाइन एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर अ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स बट हियर आर वुड नीड टू बी केयरफुल मॉलिक्यूल्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन हैव वेलोसिटीज ऑफ द ऑपोजिट साइन। अब कुछ मॉलिक्यूल्स अगर मैं कहता हूँ सपोज लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ऐसे भी होंगे जो राइट से लेफ़्ट जा रहे होंगे, लेकिन कैसे डिफ्रेंशिएशन होगी कि कौन लेफ़्ट वर्ड है कौन राइट वर्ड है। तो आप लोग जस्ट अगर लेफ़्ट से राइट वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं तो राइट से लेफ़्ट वाले को क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। तो इस तरह भी हम लोग उनकी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब सपोज मैं कहता हूँ 10 मॉलिक्यूल्स लेफ्ट वर्ड जा रहे हैं 10 राइट वर्ड जा रहे हैं, आपस में कोलिजन करते हैं तो दोनों की वेलोसिटीज़ भी सेम है। तो इसका मतलब है कि कुछ देर के बाद हमारे पास जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 ही कंसिडर की जाएगी। तो बेसिकली हम लोग इस तरफ डिस्कशन नहीं कर रहे, तो हम लोग यहाँ पर ये जो कह रहे होते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स वो मुसलसल मूव कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक फार्मूला ड्राइव किया हुआ VRMS। RMS का मतलब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, रूट मीन स्क्वायर रिलेटिव और अंडर रूट समेशन V स्क्वायर ओवर N। अब वो कहता है कि हम लोग अगर सारे के सारे, अब ज़रा इसको समझिएगा, एवरेज लेने के लिए आप लोग क्या करते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को ऐड अप करते हैं। 10 अगर राइट वर्ड है वो पॉजिटिव है, 10 लेफ्ट वर्ड है नेगेटिव है, ऑटोमेटिकली सारों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं होता, हालांकि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, तो इसका सोल्यूशन के लिए हम लोग एक फार्मूला RMS, जिसे आप लोग रूट मीन स्क्वायर भी कहते हैं, इसमें आप लोग क्या करते हैं, सपोज 10 मॉलिक्यूल्स राइट वर्ड मूव करें वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अब 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जो लेफ्ट वर्ड मूव करें, लेकिन हम लोग उसका साइन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ऑपोजिट ले रहे होते हैं। तो अब उस माइनस का अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स रेस्ट में नहीं होते वो मुसलसल मूव कर रहे होते, तो हम लोग यहाँ पर प्लस और माइनस को कैंसिल नहीं करते बल्कि माइनस का स्क्वायर ले लेते हैं, इसी तरह प्लस का भी स्क्वायर ले लेंगे और दोनों को बाद में ऐड अप कर देंगे। तो इस तरह आप लोग किसी भी क्यूब बॉक्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उन सब का जो रूट मीन स्क्वायर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो फार्मूला है ई समेशन V स्क्वायर ओवर R के V स्क्वायर ओवर N, सॉरी V स्क्वायर का मतलब है कि तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ को ऐड अप करें स्क्वायर के साथ और उनको टोटल नंबर पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, उसका स्क्वायर रूट ले लें। तो इस तरह आप लोग टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है। अच्छा, द फार्मूला रिलेटिंग द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज टू द टेम्परेचर एंड मोलर मास इज सरप्राइजिंग, सिंपली ड्राइव बिलो, कंसीडर द गेट complexity of the events of the represent। अब उसके बाद अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स की नेचर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो, इसमें टेम्परेचर का भी लिंक आ रहा हो कि ये तो हम लोगों ने सिर्फ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड आउट किया विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हों उसमें टेम्परेचर का भी इन्वॉल्व होकर टेम्परेचर कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो हम लोग इतना सिंपल फार्मूला VRMS EV स्क्वायर ओवर N यूज़ नहीं कर सकते। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर जो फार्मूला वो यूज़ करेंगे 3RT ओवर M। अब यहाँ पर M मोलर मैस इन किलोग्राम पर मोल, R इज़ अ गैस कांस्टेंट। और अगर हम लोग इस इक्वेशन को मज़ीद एक्सप्रेस करना चाहें तो VRMS इज़ इक्वल टू 3kBT ओवर M। आप लोग इसको, क्योंकि हमें पता है कि R जो है वो क्या होता है K ओवर स्मॉल m के इक्वल होता है, तो आप लोग उसकी जगह पर जगह चेंज करके तो वेयर M इज़ द मैस इन किलोग्राम, Kb is the Boltzmann constant and which is also the gas constant per molecule and Kb is equal to RNA into R into 6.0। अब यहाँ पर Na एवोगाड्रो नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर हम लोग
पीछे तो बात करते हैं कि अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज कैसे के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, उनकी स्पीड कैसे है, कि ओवरऑल क्यूब बॉक्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस किस स्पीड से किस किस डायरेक्शन में किस किस तरह मूव कर रहे होते हैं और उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़ की। अब इसका क्या मतलब है कि अगर एक क्यूब बॉक्स में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मौजूद है, नंबर ऑफ़ गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो उनके पास ऑब्वियसली बात एनर्जी भी है। तो वो जो एनर्जी उनके पास मौजूद होती है वो किस तरह अपने आप को वहाँ पर एग्जिस्ट करवा रही होती है, वो किस तरह मौजूद होती है, मतलब किस डायरेक्शन में वो एक्ट करेगी, उससे उसके डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जीज। अब एनर्जी का किसी भी क्यूब बॉक्स में मौजूद होना बेसिकली वो डिपेंड कर रहा होता है सबसे पहली चीज़ उसकी डेंसिटी पे, उसके बाद एनर्जी स्टेट पे, और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये भी लिया जाएगा कि जो भी गैस की स्टेट है उसने कितनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है। एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी स्टेट पे, और थर्ड वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस, कि उस गैस मॉलिक्यूल्स ने कितनी जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है। उसकी जो स्टेट है वो कोई भी हो सकती है। उसके बाद एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर आर मोर अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स इन अ गिवन एनर्जी इंटरवल देन दैट विल अ ग्रेटर वेट टू द प्रोबेबिलिटी फॉर द एनर्जी इंटरवल। अब वो कहता है कि सपोज हमारे पास कोई ऐसा हिसाब किताब लग गया है कि उस क्यूब बॉक्स में जो एनर्जी की स्टेट्स हैं वो डिफरेंट हो गई हैं, उनके इंटरवल डिफरेंट है, ऑटोमेटिकली एनर्जी की स्टेट्स भी डिफरेंट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एनर्जी का इंटरवल होगा उसका जो वेट है वो स्टेट के चेंज होने से पहले से बढ़ रहा होगा। मिसाल के तौर पर वो गैस से सॉलिड हो रही है तो ऑटोमेटिकली उसका जो वेट है वो प्रोबेबिलिटी की वजह से बढ़ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि वो जो एनर्जी का इंटरवल है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के लिए एनर्जी को सिंपली हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एन ऑफ ई इंटू डेल्टा ई इज इक्वल टू जी ऑफ ई इंटू एफ ऑफ ई एंड डेल्टा ऑफ ई। अब मैं ज़रा इनको बारी बारी एक्सप्लेन कर दूँ कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, यहाँ पर एन ऑफ ई नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम विद एनर्जी बिटवीन ई टू ई प्लस डेल्टा। ज़रा समझ लें, ई फर्स्ट एनर्जी होगी और जो भी एनर्जी किसी भी स्टेट में चेंजिंग की वजह से उसमें एडअप हो रही होगी वो ई प्लस से डेल्टा ई की फॉर्म में यहाँ पर एडअप हो रही होगी। अच्छा, उसके बाद जी ऑफ ई, जी इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, जिसे आप लोग सिंपली रो भी कहते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन अ स्पेसिफिक इंटरवल डेल्टा टी। अब देखें, सिंपल पहली एनर्जी ई ही है, लेकिन अगर उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो हम लोग ये देखते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम जो इंटरवल डेल्टा ई है उसमें कितनी एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही होगी। उसके बाद डेल्टा ई एनर्जी इंटरवल होगा विच इज़ बेसिकली ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, या जो पहली एनर्जी है उसमें मज़ीद अगर कुछ ऐडअप करेंगे तो वो भी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा ई ही लिया जाएगा। और एफ ऑफ ई क्या होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी देन अ पार्टिकल इन द एनर्जी स्टेट। अब एफ ओ बेसिकली कि कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन इस इंटरवल ई स्टेट से डेल्टा ई में कितनी हो रही है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद डिसइंगेशिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स है, एक आर्टिकल है। ये भी बेसिकली हमारा जो पहले वाला आर्टिकल है जिसे हम लोग सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं उसी को एक्सप्लेन करने के लिए बयान किया गया है। और हमारे पास टू मेन साइंटिस्ट जो इसमें वर्क कर रहे थे, सबसे स्टार्ट में क्लासिकल फिजिक्स में जिसे हम लोग भी कहते हैं, वो बेसिकली आइंस्टाइन और फर्मी ड्राग था। अब यहाँ पर एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब एनर्जी के जो भी पार्टिकल्स हैं या किसी भी क्यूब बॉक्स में जो भी एनर्जी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जी
एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स। आप लोगों ने बेसिकली 2 टर्म्स पढ़ी होंगी एनर्जी की, एक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड एक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। तो हम लोग यहाँ पर पार्टिकल को इन द फॉर्म ऑफ वेव पार्टिकल कंसिडर करते हैं। अब इन वेव पार्टिकल्स में हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली है डिफरेंट फिनोमिनाज एग्जिस्ट कर सकते हैं, लाइक एज के 2 पार्टिकल्स कैन बी कंसिडर टू बी distinguishable if their separation is large compared to the de Broglie wavelength। अगर हमारे पास ये डिसइंटिग्विशबिलिटी उस वक्त एग्जिस्ट करेगी जब हमारे पास जो वेवलेंथ है वो कम हो, जबकि उन पार्टिकल्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो उससे कई गुना ज़्यादा हो। यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दी हुई है, वो कहता था कंडीशन ऑफ द डिस्टिंग्विशबिलिटी इज मेंट बाय मॉलिक्यूल इन आइडियल गैस अंडर ऑर्डिनरी। अब सबसे पहले वही बात जो हम लोगों ने सबसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी, आइडियल गैस कंडीशंस के। जब भी हम लोग, जिसे हम लोग सिंपल काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑफ गैसेस भी कहते हैं, कि जब भी हम लोग किसी भी जगह पर गैस के पार्टिकल्स की बात करेंगे तो हमें वहाँ पर जो मेन उसकी कंडीशन है STP विच इज़ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उन तमाम की तमाम कंडीशंस को लाजमी यहाँ पर डील करना पड़ेगा। और उनके दरमियान जो सेपरेशन है, अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की तो वो होता है 3 नैनोमीटर और उसकी जो वेवलेंथ है वो 0.03 नैनोमीटर। अब देख लें कि सेपरेशन ज़्यादा है 3 नैनोमीटर, जबकि जो उनके दरमियान जो वेवलेंथ ऑर्डर है वो 0.03 नैनोमीटर वो कम है। तो इसके पास जो सबसे फर्स्ट कंडीशन होगी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स, अगर हम लोग उसको डील करते हैं, कुछ लोग उसको पार्टिकल्स की फॉर्म में डील करते हैं, कुछ वेव पैकेट्स की फॉर्म में डील करते हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली उसको वेव की फॉर्म में डील कर रहे हैं तो वेव की फॉर्म में हमारे पास जो उसकी डीलिंग है उसमें 3 नैनोमीटर और उसकी जो वेवलेंथ है वो 0.03 नैनोमीटर तक हो सकती है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स सपोज ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग उसकी दूसरी टर्म को देखें, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल ऑफ एन एटम आर इनहेरिटेडली डिस्टिंग्विशेबल बिकॉज ऑफ लार्ज ओवरलैप ऑफ देयर वेव फंक्शन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर पहले शेल में हैं तो वो हमारे पास इंडिस्टिंग्विशेबल होंगे बिकॉज उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो वेव फंक्शन का, वो डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ है उसको अप्रूव कर रहा है कि दरमियान में जो सेपरेशन है वो ज़्यादा होती है, लेकिन उनका जो अपना साइज़ है वो क्या होता है, कम होता है। तो इसी हमारे पास जो कन्वर्जेशन है कि हमारे पास अगर हम लोग STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को यूज़ करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फर्स्ट शेल में जो एग्जिस्ट करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा एज़ कम्पेयर टू अब इसमें सिंपल समझ लें कि हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स है। तो अगर हमारे पास सपोज किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट पे मौजूद हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के मान जो सेपरेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए और उनकी जो वेवलेंथ है वो कम होनी चाहिए। वेवलेंथ वो कैसे बनाएंगे कि अगर वो अपने किसी भी मखसूस शेल में मौजूद है तो वो उस मखसूस शेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ही मूव करते हैं, कि अगर वो नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में जा रहे हैं तो इस दौरान वो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और उसकी पावर बढ़ेगी जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा होता है। और अगर वो ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो अब अपनी एनर्जी को पहले से कम कर रहा है। एनर्जी के कम होने का मतलब ये है कि उसकी पावर कम हो रही है और न्यूक्लियस के पास पावर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो हमारे पास सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो एटम का मॉडल है जिसमें हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिससे आप लोग वेव पैकेट्स भी कहते हैं या वेव पैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव क्वांटा भी कई जगह पर इसको एक्सप्रेस किया जाता है, जिसे आप लोग सिंपल क्वांटा की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो उस जगह पर हमारे पास जो एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं वो अगर हायर से लोअर शेल या लोअर से हायर शेल में जा रहे हैं तो वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ वेव मूव करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स मूव नहीं करते। तो अब तक अगर हम लोग, आप लोगों ने नाम सुना हो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, तो बेसिकली अब तक डेंसिटी फंक्शन थ्योरी भी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें भी हम लोग यही चीज़ काफ़ी हद तक प्रूव कर चुके हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है वो मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होती है, जिसका मतलब ये है कि उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी जिसे आप लोग सिंपली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेवलेंथ का मतलब ये है कि हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन की मोशन के दौरान वो एक वेव बनाएगा और वेव में आप लोगों के पास क्रस्ट और ट्रफ होता है कि जब भी एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलते हैं तो वो एक मुकम्मल वेवलेंथ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। तो सिंपल आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास जो भी पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे किसी भी जगह पर,
अगर उसके ऊपर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस अप्लाई करते हैं, अगर हम लोग एट सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर, तो हमारे पास पार्टिकल्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो ज़्यादा होगा, लेकिन उनका जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, कम होगी, और हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वेव्स वो मूव कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हर एक पार्टिकल एक स्पेसिफिक, अगर ऑटोमेटिकली टेम्परेचर चेंज करें, डिफरेंट पार्टिकल्स जो टेम्परेचर सोर्स के करीब होंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जो टेम्परेचर सोर्स से दूर होंगे एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ऑटोमेटिकली जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिफरेंट तरीके से हम लोग यहाँ पर डील कर रहे होते हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ही हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ जाएगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई इशू होगा तो आप लोग मुझसे पर्सनली मैसेज करके, इनबॉक्स करके आप लोग मुझसे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।